हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम देखिए स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हुए हैं एसएससी सीजीएल में, उसके 25 जो है क्वेश्चंस करेंगे। स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी देख लेंगे। तो हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चंस का, 1000 प्लस क्वेश्चंस का। ये 9th क्लास है, सेट 9 है, तो 25 क्वेश्चन कराते हैं एक सेट में। तो ये 9वां सेट है, 8 सेट आ चुके हैं, 8 इससे पहले करा दिए हैं मैंने। तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लें। इसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का। ठीक है भाई, बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रिपीट होते हैं बार बार। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। पीवाईक्यू का 5 साल के पीवाईक्यू करेंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं। और देखिए इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप एग्ज़ाम देंगे, एनटीपीसी का, तो आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का आपका 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, उसके जितने भी जी के जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मैं करा रहा हूँ भाई। उसके 2 लेक्चर आ चुके हैं, तो उनमें छांटने में थोड़ा टाइम लगता है भाई। तो उसके 2 लेक्चर आ चुके हैं, तीसरा आज या कल में आ जाएगा। तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, उसे भी आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन हैं, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका आरआरबी एनटीपीसी का 2025 में, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लगेंगे हमें वो सारे इंक्लूड कर लेंगे। तो उसे भी आप जो है ज़रूर देखिए सीरीज़ को, और सीजीएल की जो सीरीज़ है इसे भी देखिए। तो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। ठीक है भाई। तो और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी, अब भाई इस क्लास की पीडीएफ तो चाहिए ही चाहिए, तो इस पीपीटी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, बस आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो, नहीं तो आप रह जाएंगे क्लासेस से वंचित। और पीवाईक्यू हमारा एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उन्हें छांटने में टाइम लगता है भाई। ठीक है, आपके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए की जा रही है, तो आप इसका जो है फ़ायदा उठाइए। जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे ऑथेंटिक हैं, रियल हैं, और 100% एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास पसंद आती हैं तो लाइक करें, और अपने कोई सजेशन है आपके तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्लासेस को फॉलो करिए, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। 9 लेक्चर है, 9वां लेक्चर है, 8 लेक्चर आ चुके हैं, तो ज़रूर देखिए आप सारी क्लासेस को। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी क्लासेस, और आप मेरे साथ ट्राई करिए, और लास्ट में क्या स्कोर आया है वो भी देखिए। और क्वेश्चन जो रहेंगे हार्ड, मीडियम और इजी, सभी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है, द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग। तो सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, डीपीएपी, तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है इसकी फुल फॉर्म, के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो कब किया गया था ये शुरू, किस 5 ईयर प्लान के दौरान स्टार्ट किया गया था, तो ये आपके ऑप्शन है, ट्राई करिए भाई। तो ये स्टार्ट किया गया था भाई 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी अब थोड़े से प्लान्स के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, जो ये 3rd 5 ईयर प्लान था 1961 से और 66 तक चला था। तो फोकस था इनका एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ वीट। पंचायत इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड, और टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6%, एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट जो हुई थी वो थी 2.4%। तो इतना आपको ध्यान रखना है 3rd 5 ईयर प्लान के लिए। ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। 4th 5 ईयर प्लान में क्या था भाई, तो 4th 5 ईयर प्लान आया था 1969 से लेके 74 तक। तो यहाँ पे गैप हो गया था 66 से लेके और 68 तक, 69 में आया था। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था 4th 5 ईयर प्लान, जो था बेस्ड ऑन द गडगिल फार्मूला। नेशनलाइज 14 मेजर बैंक्स, तो यहाँ पे जो मेजर बैंक्स थी उनका जो 14 बैंक थी उनका नेशनलाइजेशन किया गया था। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम टारगेट ग्रोथ रेट वॉज, तो इसका टारगेट ग्रोथ रेट कितना था, तो 5.6% था, और बट एक्चुअल जो ग्रोथ रेट हुई थी 3.3%। तो कई बार पूछ लेता है कितना जो है टारगेट था और कितना अचीव किया गया था। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स में तो पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान का पूछ सकता है। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम
टारगेट ग्रोथ रेट 5 पॉइंट्स, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये इसी के टाइम पे आया था, 4-5 ईयर प्लान के टाइम पे, ठीक है। तो ग्रोथ रेट 5.6% था और एक्चुअल ग्रोथ रेट 3.3% था। अब जो पांचवा 5 ईयर प्लान था वो आया था 1974 से लेकर 78 तक। तो इसमें क्या हुआ था, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था इसी 5 ईयर प्लान में। बाकी स्ट्रेस ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ का नारा इसी 5 ईयर प्लान में दिया गया था। तो 5 ईयर प्लान जो था 1980 से 85 तक चला था। तो फैमिली प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, इसमें फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑन द रिकमेंडेशन ऑन ऑफ द शिवरमन कमेटी द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो नाबार्ड जो बैंक है, नाबार्ड, उसको इसी 5 ईयर प्लान में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। तो 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था नाबार्ड को, जो कि थी 5 ईयर प्लान के अंडर। सेवन्थ जो है 5 ईयर प्लान आया था 19 है भाई, ये 18 नहीं है, 1985 से लेके और 90 तक। स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल्स थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड generating employment by providing social justice, emphasized anti-poverty programs and use of modern technology and need to make India as an independent economy। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये आपको हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, जो चीज़ें इधर हैं वही चीज़ें इधर हैं, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, तो ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं भैया, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। Padhyayani, a local dance form primarily performed in dash to please goddess भद्रकाली। तो ये पूछ रहा है कि जो पद्यायनी एक स्थानीय नृत्य रूप है जो मुख्य रूप से देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, किस स्टेट में होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है, ट्राई करिए आप खुद से भी। तो इसका जो आंसर है वो है केरला। तो केरला में होता है ये डांस। तो आपको याद रखना है, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं। तो डांस के ऊपर क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको जो PYQ में डांस पूछे गए हैं वो ज़रूर पूछने हैं, वो ज़रूर आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। बाकी 5 साल में तो सारे कवर हो जाएंगे जितने भी मैं PYQ कराऊंगा 5 ईयर के। जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम कर लेंगे। ये 2024 के हैं, इसके अलावा आप 2023 के भी करा दूंगा मैं, स्टेटिक के, करंट तो हम छोड़ देंगे, स्टेटिक के कर लेंगे। तो ये है, देखिए भाई, उड़ीसा का डांस है संबलपुरी और माशुरी और तलखी, तलखाई बोलते हैं इसे। बाकी वेस्ट बंगाल के जो हैं गंभीरा, बाउल, भरीता और जतरा, ठीक है। केरला का है ओनम फेस्टिवल और ये है कुडियट्टम, ओपन्ना, कोलकाली, ये है आपका तिरुवाथिराकाली और एक है मार्ग मकाली। ये अलग ही है भाई डांस के नाम भी। असम का है बगुरुम्बा और भोरताल, नृत्य बिहू और सतरिया। तो ये डांस है आपके स्टेट वाइज, आपको याद रखने हैं इन सबको, ठीक है। तो इन सबको जरूर याद रखें, कई बार पूछे गए हैं ये डांस। ओनम फेस्टिवल केरला का कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू बेस्ड ऑन 4NH3 G+5O2 4NO+6H2O गैस। तो ये आपके ऑप्शन है, N गेट्स ऑक्सीडाइज, और ऑप्शन बी है O गेट्स ऑक्सीडाइज, या ऑप्शन सी है N गेट्स रिड्यूस्ड, O गेट्स रिड्यूस्ड। तो ये आपको बताना है। तो आपके आंसर क्या है भाई? तो ये आपके ऑप्शन है, ट्राई करिए भाई क्या है। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन A, AND। तो N गेट जो है N गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और ये है O गेट्स रिड्यूस्ड। ऑप्शन A and D इज़ द राइट आंसर। मतलब कि A जो स्टेटमेंट है और D स्टेटमेंट है ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन A में दे रखा है। तो इस रिएक्शन के बाद जो होगा उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, वो भी केमिस्ट्री का, ठीक है। तो रिएक्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछता है, कई बार रिएक्शंस के नाम भी पूछ लेता है।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है भाई, ऐसे रिएक्शंस आ जाए तो। ठीक है, तो कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है, ये आपको बताना है। ये आपके आंसर ऑप्शंस हैं, ट्राई करिए। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन पूछ लिया इन्होंने, तो आपका जो आंसर है वो है छोटा नागपुर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। बाकी देख लेते हैं जो हमारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया में। तो देखिए, मुंबई पुणे जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, ये सारे मेजर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, बेंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन, गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, गुड़गांव दहली मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन और कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन, अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये आपको पता होने चाहिए जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है 2024 में ही पूछे गए हैं ये सीजीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से जुड़ी हुई है, ये आपके ऑप्शन है, तो ट्राई करिए भाई। तो ये जुड़ी हुई है आपका नेशनल गेम्स के थ्रू। तो नेशनल गेम्स से, राष्ट्रीय जो खेल हैं उनसे जुड़ी हुई है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ट्रॉफीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो किसी ना किसी शिफ्ट में आता ही है क्वेश्चन कि ये ट्रॉफी किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द रिनाउंड गजल सिंगर गिरिजा देवी वाज बोर्न इन। तो प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ पे हुआ है। तो स्टेट का नाम पूछ रहा है कि कौन सी जगह हुआ है, गिरिजा देवी जो कि गज़ल से संबंध रखती हैं। तो बताइए भैया, आपके ऑप्शंस ये रहे। तो ये है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है 4, तो ट्राई करिए भैया आप। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2। तो इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम क्लासिफाइड एज नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, भारत में राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत एक बहुदलीय प्रणाली है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का पूछ रहा है कि जो है कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है भाई, क्लासिफाइड नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल की पार्टियाँ की तरह क्लासिफाई होता है। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो पॉलिटिकल पार्टीज किस में दे रखी हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर है, सेक्शन 29 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ वाज द ग्रोथ इन ऑल फूड ग्रेन्स आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि कैसे हुई, ये आपको बताना है भाई। तो कैसे हुई वृद्धि, तो ये आपके ऑप्शन हैं, ट्राई करना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद वृद्धि जो हुई है फूड ग्रेन्स में कैसी हुई है, तो ये हुई है डिस्प्रपोर्शनेट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सिग्निफिकेंटली बूस्टेड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, पर्टिकुलरली राइस और वीट में जो है प्रोडक्शन हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो एक तरह से डिस्प्रपोर्शनेट जो है ग्रोथ हुई है, एक जैसी ग्रोथ नहीं हुई है यूनिटरी जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो इंडियन पॉलिटी अगर आपने पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर ले जाओगे, और नोट पे जरूर ध्यान देना है आपको। तो कौन सा फीचर नहीं है भाई, तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन थर्ड, ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नॉट पूछा है, नॉट में यही है। बाकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये इंडिया में है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है। तो नॉट पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत भाई सही नहीं चल रही है इस टाइम पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो आपका जो आंसर है वो है भाई 1897। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 इसका आंसर है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन हैपन्स इन किडनीज। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट इनसाइड द किडनी टू हेल्प दैम इन डूइंग दिस जॉब दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर कॉल्ड। तो मनुष्यों में अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन गुर्दे में होता है। इस काम को करने में उनकी मदद करने के लिए किडनी के अंदर बड़ी संख्या में फिल्ट्रेशन यूनिट्स मौजूद होती हैं। इन निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो ये हैं आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ट्राई करिए भाई, इसका जो है आंसर क्या है। तो इन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन्स। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, साइंस एंड टेक में बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, बॉमेंस कैप्सूल है इज अ कप शेप्ड sac in the kidney that surrounds the glomerulus glomerulus, a group of tiny blood vessels that filter waste from the blood, initiate blood filtration and urine generation। तो बॉमेंस कैप्सूल कई बार पूछा गया है, इसके बारे में आपको याद रखना है। कैपिलरीज क्या होती हैं, तो ब्लड वेसल्स दैट एग्जिस्ट throughout body, they transports blood, nutrients and oxygen to cell in body organs and body system। तो ये कैपिलरीज का काम है। एल्वियोली क्या करता है भाई, इज टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो ये आपको याद रखना है तीनों। ठीक है, तो ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें वही हैं, जो इधर दे रखा है वही इधर है, बस हिंदी में है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है, बॉमेंस कैप्सूल, कैपिलरीज और एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर इज कॉल्ड एवोगाद्रोज कांस्टेंट नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट नेम्ड जो है अमीडियो एवोगाद्रो। तो किस संख्या को एवोगाद्रो स्थिरांक कहा जाता है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अमेडियो एवोगाद्रो के नाम पर रखा गया है, यह आपको बताना है भाई। कौन सा नंबर है वो, आपके आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये है भाई 6.022 इंटू 10⁻23 है ये। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो ये एवोगाद्रो नंबर है, आपको ध्यान रखना है। तो ये 19th सेंचुरी के जो है साइंटिस्ट थे अमीडियो एवोगाद्रो, उनके नाम पर ही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ब्रांच ऑफ इकोलॉजी डील्स विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप विद एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो परिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पौधों और जानवरों के साथ उनके संबंधों से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ट्राई करिए भाई, इसका आंसर क्या होगा। तो ये है भाई आपका आंसर, पैलियो इकोलॉजी। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं जो ऑप्शंस हैं और उनके बारे में। तो देखिए, माइकोलॉजी क्या है, माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंगी। कई बार पूछा गया है, तो स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाती है, तो माइकोलॉजी बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड्स मशरूम और यीस्ट, ये इसके एग्जाम्पल हैं फंगी के। ब्रांचेज ऑफ पॉली बायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, बायोकेमिकल्स प्रॉपर्टीज़ एंड देयर टेक्सोनॉमी। और इक्थियोलॉजी, तो ये क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेज, तो इंक्लूडिंग देयर बायोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड कंजर्वेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। डेमो इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ अ पॉपुलेशन और ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज डेमो इकोलॉजी। It is also known as population ecology. Demo ecology includes the study of population of different species with concern to birth rate, death rate,
डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द नंबर्स ग्रोथ एंड साइज। तो इतना आपको ध्यान रखना है तीनों के बारे में, माइकोलॉजी, इथियोलॉजी एंड डेमो इकोलॉजी। डेमो मीन्स पीपल होता है वैसे, तो पीपल्स की स्टडी होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड साल्ट लेक इन साउथ वेस्ट एशिया बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। तो निम्नलिखित में से कौन सा इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में एक लैंडलॉक साल्ट लेक है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर। तो ये है आपका आंसर डेड सी। तो इसराइल और जॉर्डन के बीच में जो पड़ता है, जो वाटर बॉडी पड़ती है, वो है डेड सी। तो कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, याद रखना है भैया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो ये आपको बताना है। तो इधर जो फ्लो करती हैं वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, और इधर जो फ्लो करती हैं वो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, इधर है अरेबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो माही जो रिवर है वो भी यहाँ गिरती है, नर्मदा रिवर है वो भी यहाँ, तापी रिवर वो भी इधर। तो एक ही रिवर है जो गोदावरी है, वो इधर की तरफ बहती है इन ऑप्शंस में से। तो गोदावरी इधर की तरफ बहेगी आपकी ईस्टर्न साइड। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगर गोदावरी आ जाए, महानदी आ जाए, कृष्णा आ जाए, तो ये सारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, गोदावरी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द दरोगा सिस्टम इन 1792 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom among the फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इन इंडिया। तो 1792 में दरोगा प्रणाली भारत में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर। तो ये स्टार्ट की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, तो 1792 में स्टार्ट किया था जो दरोगा सिस्टम है, और इसने देखिए परमानेंट सेटलमेंट भी लाया था। तो जमींदारी जो थी, तो यही कॉर्नवालिस के टाइम में ही आई थी जो परमानेंट सेटलमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चैरियट फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ अलॉन्ग विद दी सुभद्रा एंड डैश। तो रथ उत्सव सुभद्रा और के साथ भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो आपको बताना है जो रथ यात्रा होती है उसमें कौन कौन होते हैं। तो जगन्नाथ होते हैं, सुभद्रा होती है और बलभद्र होते हैं। ठीक है, तो कृष्ण भगवान होते हैं, उनकी बहन सुभद्रा है और बलभद्र भैया हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो तीनों के नाम पूछ लिए इन्होंने, कौन कौन रहते हैं उसमें रथ यात्रा में। ठीक है, तो पूरी उड़ीसा में होती है ये, पूरी उड़ीसा में। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये है द जगन्नाथ टेम्पल इज़ इन पुरी। इंडिया वॉज बिल्ट बाय। तो इंडिया में है जो है पुरी उड़ीसा में, और ये बनाया किसने था, तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी लेड बाय किंग कौन थे, अनंत वर्मन। ठीक है, चडोगंगा देवा। तो आइडल्स आर डिफरेंट कलर्स, लॉर्ड जगन्नाथ जो होते हैं ब्लैक कलर में होते हैं, बलभद्र जो होते हैं वाइट कलर में होते हैं, और सुभद्रा जो होती हैं येलो कलर में है जो उनकी मूर्तियां हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट करेक्टली डिफाइंस चेंजेस ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में के परिवर्तन को सही ढंग से क्या परिभाषित करता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं भाई, ट्राई करिए। तो आपका राइट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ द फार्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फार्म ड्यूरिंग द ईयर। तो यही डिफाइन करता है चेंज जो होता है इन्वेंट्रीज में। ठीक है, फर्म की जो माल सूची के परिवर्तन में परिवर्तन कब होता है, तो उसको जब रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ द फार्म ड्यूरिंग द ईयर, कितनी प्रोडक्शन हुई माइनस सेल कितना हुआ उसमें से, तो माल सूची चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो जो है भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन हैं, तो ट्राई करिए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आता है भाई आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आएगा। स्पोर्ट्स आ रहा है, वैसे भी आप एलिमिनेट करके निकाल सकते थे। इसके अंदर आएगा नहीं, इसके अंदर भी नहीं आएगा, इसके अंदर भी नहीं, तो एलिमिनेट करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे, आ जाएगा। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, साई बोलते हैं इसे, SAI, एंड वॉज सेट अप इन 1984 में टू कैरी फॉरवर्ड द लीगेसी ऑफ 9th एशियन गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली 1982 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। और साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज सेट अप एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट 1860। फर्स्ट एशियन गेम्स इन इंडिया 1951 में हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वाज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स कॉल्ड आहाराज एंड राष्ट्राज दैट मीट डिस्ट्रिक्ट। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को आहार और राष्ट्र नामक उपखंडों में विभाजित किया गया था जिसका अर्थ था जिले। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ट्राई करिए भाई। तो किंगडम्स जो डिवाइड किए गए थे सब डिविजन्स में, जिन्हें कहा जाता था आहाराज और राष्ट्राज, तो ये थे भाई सतवाहनाज। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाकी देखो साकाज जो थे, इसके जो फाउंडर थे जो है मूसिस और एजेज 1, अगर रूलर्स में आ जाए तो। और कुशानाज वर द ब्रांच ऑफ यूजी ट्राइब, नोमैडिक पीपल थे जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, हु कनक्योर्ड बैक्टीरिया इन 2nd सेंचुरी BCE में। और फाउंडर कौन थे? खुजूला कडप्सिस, आल्सो नोन एज कडप्सिस 1। फर्स्ट रूलर एंड फाउंडर ऑफ द प्रतिहाराज का जो प्रति प्रातिहांस एम्पायर्स वॉज अर्सस 1। तो पार्थियंस जो थे, उनके जो रूलर थे वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फाउंडर कौन थे, कई बार फाउंडर पूछ लेता है, बाकी रूलर्स पूछता है जो इम्पोर्टेंट रूलर्स होते हैं। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी भाई अलग है, इसलिए थोड़ा देख लें, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो कौन है जिन्होंने टोल का PR इज़ द हु ऑथर्ड बाय टोल का PR इज़ द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर। तो तोल का PR द्वारा लिखित सबसे पहला तमिल साहित्य, तो तोल का PR ने कौन सा साहित्य लिखा, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्ड बाय तोल का PR इज़ द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर, तो ये नहीं आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह आएगा यहाँ पे। तो तोल का PR ने कौन सी जो है बुक किताब लिखी है, तो आपको बताना है। तो तोल का PR ने तोल का PM ही लिखी है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, कई बार पूछी गई है ये एग्ज़ाम में। बाकी ये देख लेते हैं, यूथुत हो गई 8 जो है एंथोलॉजीज़ हैं, वाज रिटन बाय 473 पोइट्स, 473 पोइट्स के द्वारा लिखी गई है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द रिमेन एनोनिमस। एंड ये आपकी 8 दे रखी हैं, इट हो गई मतलब 8। तो इन्हें वैसे याद करने का कुछ है नहीं क्योंकि ये पूछे नहीं गए हैं। बाकी आपसे जो है राइटर और जो है बुक का नाम पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर वाज कॉल्ड लोकनायक। तो किस भारतीय राजनीतिक नेता को लोकनायक कहा जाता था, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं, तो ट्राई करिए। तो आपका जो आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक एडवोकेटेड फॉर स्वराज, सेल्फ रूल, ही इज़ नोन फॉर हिज क्योट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये इन्होंने जो है नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल जो है लीग भी स्टार्ट किया था एनी बसंत के साथ मिलके। बाकी महात्मा गांधी कॉल्ड हिम द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज कॉल्ड हिम द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। तो लोकमान्य विच मीन्स एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज देयर लीडर। ठीक है भाई, तो लोकनायक की उपाधि थी जयप्रकाश नारायण को। बाकी बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी हमने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड आउट वाई वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट।
तो पता लगाइए कि सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर क्यों हो जाता है, तो ग्रे क्यों हो जाता है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं, तो ट्राई करिए इसका आंसर क्या है। तो ये होता है भाई ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर का, जो है सिल्वर क्लोराइड का इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट्स ऑफ और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो सिल्वर आयंस combined with oxygen in the air to form silver oxide which is grey in color। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता 1828। तो 1828 में कलकत्ता में ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है किसने की थी भाई। तो ये आपको ऑप्शंस हैं, ट्राई करिए। तो ये करी थी भाई राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज के अलावा आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी, जो करी थी 1814 के आसपास। और इन्होंने देखिए विडो रीमैरिज पर काफ़ी काम किया है, विडो रीमैरिज, ठीक है। तो विडो रीमैरिज एक्ट भी इनके एफर्ट से ही आया था, जो कि विलियम बेंटिक ने लगाया था। तो ये आया था 1828 में, विडो रीमैरिज सती प्रथा का जो एक्ट आया था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और भारत के पुनर्जागरण के पिता भी इन्हें ही बोला जाता है। तो इंडियन रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, तो राजा राम मोहन राय को ही बोला जाता है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क तुहफत उल मुआउद्दीन, तो ये भी कई बार पूछी गई है। और आत्मीय सभा 1814 में कलकत्ता में इन्होंने फाउंड की थी। परसेप्ट ऑफ जीसस, ब्राह्मणिकल मैगजीन, बंगाली वीकली, संवाद कुमुदी, पर्शियन वीकली, मिरातुल अकबर, ये ध्यान रखने हैं आपको। गोपाल कृष्ण गोखले आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे 1905 में बनारस सेशन में। और एस्टेब्लिश्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। एसोसिएटेड विद सार्वजनिक सभा जनरल स्टार्टेड बाय गोविंद रानाडे, तो ये जुड़े हुए थे सार्वजनिक सार्वजनिक सभा जो थी, जो स्टार्ट की थी गोविंद रानाडे ने। एंड स्टार्टेड इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर हितावदा, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट की थी। रामाबाई रानाडे फाउंडर ऑफ लेडीज़ सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद 1904 में बॉम्बे में। और पंडिता रामाबाई सरस्वती फाउंडेड आर्य महिला समाज, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। पंडिता रामाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। और रामाबाई रानाडे ने, तो ये लेडीज़ सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद की स्थापना 1904 में की। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, सभी जो है आए हुए हैं एग्जाम में, तो याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो भारतीय संविधान में भाग 4 को किस संविधान संशोधन के अंदर ऐड किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो ये कब किया गया था ऐड, 4A पार्ट जो है 4A, तो ये किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में। और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। और इसके अंदर एक आर्टिकल आता है 51A, ठीक है। और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पहले 10 ऐड की गई थी, फिर 11th वाली जो ऐड की गई थी वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, उसमें ऐड करी गई थी भैया, ठीक है। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये जो है ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमारा टारगेट है 1000 प्लस क्वेश्चंस करना, जितने भी PYQ में पूछे गए हैं स्टैटिक जीके के। तो SSC CGL में जो भी क्वेश्चन आए हम सारे कर लेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो आने वाली क्लासेस के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी PYQ का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्लास कैसी लगी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है भाई। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डेली क्लासेज आएंगी, एक भी दिन नहीं छूटेगा, क्लास आपकी डेली आएगी।
स्टेटिक भी कवर होगा, करंट भी जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी कवर होंगे, सब कुछ कवर होगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा PYQ का। रिपीटिशन देख लेना आप इन क्लासेस के बाद, जब एग्जाम देने जाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।